बीजेपी का उत्तर दक्षिण प्लान, सरगुजा बस्तर को साधेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के सरगुजा दौरे को खत्म हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर दौरा शुरू कर दिया। बस्तर और सरगुजा में करारी हार के बाद उन क्षेत्रों में पार्टी के इन बड़ी नेताओं का दौरा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए माना जा रहा है। जिला स्तर कार्यकारिणी की बैठक करना और वहां नेतृत्व को लेकर फीडबैक लेना पार्टी के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें बीजेपी बस्तर और सरगुजा में खोई जमीन फिर से हासिल करना चाहती है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक में नेताओं के प्रति इनकम्बेंसी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आई है, लिहाजा नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। शिक्षा जब होती है ये जो वो तो अंतर्गत विषय होता है, रीजंस जो है वो तो अंतर्गत नहीं वो तो डेफिनेटली इट इज आर पार्टी का समीक्षा होता है, वो तो अलग बात है। बट डेफिनेटली क्या है कि जैसे मैंने सोची एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि दे वुड वांट अ चेंज, जिसकी वजह से शायद इस बार सोचे कि एक बार कांग्रेस को देखेंगे। वैसा तो वो रीज़न तो उभर कर आया है। सभी इनकम्बेंसी का भी एक रीज़न होता है और लोग शायद सोचे होंगे कि 15 साल हमने बीजेपी को देख चुके, इसलिए एक बार कांग्रेस को देखेंगे, ऐसा भी सोचे होंगे ना। ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता बैठ गए। वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस कोशिश को दूसरे नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि स्थानीय लीडरशिप से बीजेपी संगठन की नाराजगी के चलते ये दौरे हो रहे हैं। और आदरणीय पुरंदेश्वरी जी जब भी आई हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को लगभग नकारा ही साबित किया है। बस्तर दौरे पर भी और सरगुजा दौरे पर भी उनके साथ वर्तमान नेतृत्व के किसी को भी नहीं बुलाया गया है। तो उनकी नज़र में उनके वर्तमान नेतृत्व संपूर्ण नकारा है। अब ये तो जब नेतृत्व ही नकारा है तो खोज में निकले हैं, लेकिन उनको कौन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। कांग्रेस के लोगों की तकलीफ भी होती है। हमारा संगठन की एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। हमारे प्रभारी जो बनते हैं, वो चाहे नितिन नवीन जी हो चाहे पुरंदेश्वरी जी हैं, इनका न केवल प्रदेश के मुख्यालय में बल्कि दूरस्थ अंचल के सीधे जिले के संगठन से बातचीत करना। इसमें यदि प्रभारी यहाँ आके दौरा करती हैं तो उसके बाद भी इनको दुखी होते हैं कि क्योंकि इनके प्रभारी तो चुनाव के समय आते हैं और किस काम के लिए आते हैं प्रभारी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। सरगुजा बस्तर में बीजेपी का ये मंथन कई मायने में पार्टी की नई लाइन और प्लान तैयार करने वाला है। नेताओं से कार्यकर्ताओं की दूरी और नाराजगी जैसी बातों को संगठन दूर करने की कवायद में है और इसलिए डी पुरंदेश्वरी की पहल ने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से जुड़े नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। ऐसे में नए फीडबैक के आधार पर पार्टी क्या कदम उठाती है, बीजेपी का प्लान क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अब तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि 2023 के चुनाव में पुराने चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं लगाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि 2023 में नए चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी। लेकिन अगर हम चेहरे देख रहे हैं तो सेकंड लाइन कहीं कोई नजर नहीं आ रही है। आज हम 3 बड़े चेहरों की बात करें, जो रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक या बाकी विष्णुदेव साय की बात नजर आए, तो वो सेकंड लाइन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, लेकिन संगठन के स्तर पर वो मजबूती फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हर बैठकों में नितिन नवीन भी जब आए थे और अब जब डी पुरंदेश्वरी लगातार 3 दिन का दौरा यहां पर छत्तीसगढ़ में उनका चल रहा है, खासतौर से बस्तर में कंसंट्रेशन कर रही है, लेकिन अभी भी संकेत जरूर दे रही हैं। लेकिन संकेत के बाद भी कोई बड़ा करिश्माई परिवर्तन 2023 में नेतृत्व में दिखाई देगा, ऐसा फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, नमस्कार, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जय जोहार। हमारे साथ विशाल यादव जी मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सीधा विशाल जी के पास ही चलता हूं। विशाल जी, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि 2023 में नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन
भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई में देखने को मिलेगा। ये पिछले कई बयानों से डी पुरंदेश्वरी ने भी साफ कर दिया, नितिन ने नवीन आए थे उस समय भी साफ हो गई चीजें। बड़े बड़े जो आला कमान है ये भी कहीं ना कहीं यही इशारे दे रहे हैं, और यही इशारा हमने लोकसभा चुनाव के समय भी देखा था। आपसे अगर मैं पूछूं, छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से आप देखते हैं, 3 ऐसे बड़े चेहरे आप बताइए जो सेकंड लाइन में आप जिनको कहते हो कि रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय के बाद दिखाई देते हो, ऐसे कोई बड़े चेहरे सेकंड लाइन के नेता छत्तीसगढ़ में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सामने ला पाए? देखिए आदित्य जी, चेहरे तो बहुत सारे हैं सेकंड लाइन के जिन पर बीजेपी लंबे समय से काम कर रही है। हो सकता है वो सामने ना आ पाए हों, और ये बीजेपी के लिए एक, जैसा कि लगातार पता चल रहा है कि खोज की जाएगी, कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, उसके बाद ये चीजें सामने आएगी। मैं आपको एक बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ। 62 के युद्ध के बाद कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी, और के कामराज प्लान लाया गया था 63 में। ये इसलिए लाया गया था कि पार्टी कमजोर हो रही थी, 3 उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की हार हो गई थी। के कामराज प्लान जब कांग्रेस में लाया गया तो 6 मुख्यमंत्रियों और 6 केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ये तो परिवर्तन और नए चेहरों को आगे करना ये हर पार्टी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम पुराने चेहरों को हटाएंगे नहीं, नए चेहरों को मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये हर जगह होना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर ये इस पर काम कर रही हैं तो वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा और नए चेहरे सामने आएंगे। हाँ, ये आपने प्रश्न पूछा कि 3 प्रमुख चेहरे इस समय कौन है, तो देखिए अभी हम देखें तो बीजेपी में आदिवासी अध्यक्ष हैं, ओबीसी नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर ऊपर जो संरक्षक की भूमिका में हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है उसमें अगर जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कार्यकाल खत्म होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि ओबीसी या आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के पास भी एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष है और ओबीसी मुख्यमंत्री है। तो ये निश्चित रूप से पार्टी एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करेगी कि कांग्रेस को हम जवाब दे पाए। तो ये इस पे भी अंदरूनी तौर पे काम मुझको लगता है हो रहा होगा। बिल्कुल। अनुराग जी, चूंकि पूरा सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द है, तो पहला सवाल मैं आप ही से करूंगा विशाल जी के बाद, कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कम से कम युवा नेतृत्व को तरजीह दी जा रही है, और निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में युवा नेतृत्व सामने भी आएगा, नया चेहरा सामने भी आएगा। लेकिन क्या इतनी राह आसान है अनुराग जी? सेकंड लाइन आपको दिखती है? क्योंकि बड़े नेता अभी भी सामने रहना चाहते हैं, वो पीछे नहीं जाना चाहते, और जब तक ये बड़े नेता पीछे नहीं जाएंगे, जब तक नया नेतृत्व छत्तीसगढ़ में सामने नहीं आ पाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो चेहरे कतई पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 वर्ष के जो कार्यकाल हैं, जिसके कारण जनता ने 3 बार हमें मौका दिया, उन चेहरों पे हमें गर्व है, उन चेहरों को हम सामने रखकर लड़ेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं, संस्था या व्यवस्थाएं काम करती है, और माननीय पुरंदेश्वरी जी या माननीय नवीन नितिन जी का जो एक दौरा है, ये संगठन का एक सामान्य दौरा है कि जाके जिलों में जाकर, मंडलों में जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखें, कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करें। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कांग्रेस की चिंता कि नया चेहरा कौन होगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि कांग्रेस के इस 3 साल के कुशासन से जनता त्रस्त हो गई है और भाजपा बहुमत से सरकार में आएगी। अब कांग्रेस भी इस बात को मानने लगी है और वह जानने लगी है कि कौन सा, वो जानना चाहती है कि कौन सा चेहरा सामने आएगा। कांग्रेस के भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, निसंदेह ऐसा स्वच्छ चेहरा आएगा जिससे 3 साल बाद बिना कोई फार्मूले के, बिना कोई विवाद के, जैसे पुराने 15 साल तक हमारी सरकार रही, वैसे ही आगे लगातार रहेगी। दूसरी बात, माननीय चौबे जी कहते हैं कि यहाँ पुरंदेश्वरी जी आकर कहती है कि उनका नेतृत्व नकारा कर दिया, नकारा घोषित कर रही है। सचमुच नकारेपन को कांग्रेसियों से अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। 2 वर्ष हो गए, राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये नहीं चुन पा रहे हैं। पूरे दंगल में, पूरे अखाड़े में एक ही व्यक्ति खड़ा है, उसको लड़ने के लिए बुलाते हैं, विजेता पहले घोषित करके, फिर वो भाग जाता है। तो लोकतंत्र का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आप 50 साल से आजादी के बाद देख लीजिए, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, फिर सोनिया जी, मतलब कहीं कोई दिखता नहीं। तो नए चेहरे, मुझे लगता है कांग्रेसियों को बड़ा आश्चर्य होता होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। चलिए अनुराग जी, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि 2023 का चुनाव नए चेहरे के भरोसे ही लड़ा जाएगा, पुराने चेहरे नहीं रहेंगे। चलिए मैं सीधा धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, आपके पास भूपेश बघेल के रूप में एक चेहरा मौजूद है,
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम मौजूद है। क्या बहुत ज्यादा आत्मउग्धता में कांग्रेस नजर नहीं आ रही? क्योंकि केवल नेतृत्व पे बात नहीं है, मुद्दों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ रही है। पूर्ण शराबबंदी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते को लेकर लगातार वो सामने आ रही। कुल मिलाकर विपक्ष की भूमिका में बखूबी अब भारतीय जनता पार्टी नजर आने लगी है। नेतृत्व कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये 2023 के चुनाव के पहले के गर्भ में मौजूद है। अभी फिलहाल उस पर बहुत ज्यादा संशय की स्थिति कि कौन नेतृत्व करेगा। लेकिन कांग्रेस कहीं आत्मउग्धता में तो नहीं है कि हम 2023 में बिना कुछ करे ही सत्ता में वापस आ जाएंगे? देखिए आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल तक विपक्ष में रही है। लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेताओं के दम पर, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने भ्रष्टाचार और कुशासन के 15 क्रम सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल की है और जनता को आज़ादी उससे मिला है। और आज भी हम अपने काम के दम पर, जनता के वादों के दम पर जाए। हमारे कार्यकर्ता और नेता हमारे लगातार जनता के संपर्क में हैं और हम अपने काम के दर पर 2023 में भी चुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, अभी जनता ने 70 सीटों का जो हमें एक प्रकार से समझिएगा आशीर्वाद प्रदान किया है, हम 2023 में इससे ज़्यादा की भी उम्मीद किए हुए, क्योंकि हम काम करें। दूसरी बात, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी को सुन रहा था, बड़ी विरोधाभास बयानबाजी करते हैं। एक और ये कहते हैं कि 15 साल के जो इनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो कतई सेकंड लाइन में जाएंगे। इनके पुरंदेश्वरी जी कहते हैं कि हमें कोई नया चेहरा चाहिए। दूसरी ओर खुद बोलते हैं कि जो 23 में एक स्वच्छ चेहरा के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। यानी कि बात को स्वीकार किए हैं कि 15 साल तक जो कुशासन और भ्रष्टाचार के चेहरे थे, जो डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा था, जो किसानों के आत्महत्याओं के लिए जाना जाता था, प्रशासनिक अराजकता के लिए जाना जाता था, उससे भारतीय जनता पार्टी खौफ खा रही है। हम तो पहले ही कह रहे थे दागदार चेहरे इनके पास भरमार हुए, आज प्रवक्ता ने स्वीकार तो किया स्वच्छ चेहरा। तो मतलब ये तो मानते रहे कि रमन सिंह का चेहरा दागदार है, विष्णु देव जी का चेहरा दागदार है, नेता प्रज्वल कौशिक जी का चेहरा दागदार है। ये तो मान रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे इस बात को, ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। इनके पुरंदेश्वरी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और हमें तो कतई भी, हम अपने काम के दम पर जा रहे हैं, मुद्दों के दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। अनंत जी, आप ये बात बिल्कुल साफ है कि 2023 का जो चुनाव है वो नए नेतृत्व के दम पर लड़ा जाएगा। इस बात से आप भी इंकार नहीं कर सकते कि 15 साल, बिल्कुल आप बता रहे हैं 15 साल उन्होंने शासन किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अभी तक सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों का खिताब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथ है। लेकिन इन्हीं चेहरों के चलते ही भारतीय जनता पार्टी 15 सालों की जो पार्टी थी वो 14 सीटों पर सिमट गई। इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है घोषणा पत्र भी एक बड़ा कारण था। अब जो है 2023 के चुनाव में ये बात बिल्कुल तय है कि 70 और 14 का डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 6 या 7 सीटों का डिफरेंस आपस में रहता है। क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि अब केवल और केवल अगर बात करें तो 1.5 साल ही रह गए, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? क्योंकि सब लोग देख रहे हैं सशक्त विपक्ष की भूमिका अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पा रही है। देखिए आदित्य जी, भाजपा एक जीवंत पार्टी है। यहाँ व्यक्ति पर निष्ठा नहीं, व्यवस्था पर निष्ठा होता है। और हमारे जिन चेहरों की बात आप लगातार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उन चेहरों के मुद्दे 15 साल हम शासन में रहे और प्रदेश की जनता 1 रुपए किलो चावल से लेकर अधोसंरचना के जो विकास है और विश्व स्तरीय सारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वो इन्हीं लोगों के बूते देख रही है। व्यवस्था की जहां तक बात करेंगे, 3 साल, इस 5 साल में कांग्रेस के भुलावे में जनता आ गई 3 साल पहले। और इन 3 सालों में देखिए आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम देखिए। 15 वर्षों में हमने 33,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, मात्र 3 वर्ष में 51,000 करोड़ का कर्जा। ये पैसा जाता कहां है? आज आप देखिए कि नगरीय निकाय में पूरे प्रदेश में इनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। सरप्लस बिजली जो राज्य था, वहां जगह जगह बिजलियां काटी जा रही गांव में। मतलब कल तो पखांजूर जैसे घोर नक्सली क्षेत्रों में, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अंधेरा से निकालकर उजाले की ओर ले गए, वापस इसको अंधेरे की ओर ले गए। चलो, उस पर सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है। इस सरकार ने क्या काम किया मुझे बताइए। दंतेवाड़ा में जो एजुकेशन हब था उसको चला नहीं पा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को बदलकर बस अपनी पीठ थपथपाने का कार्य करते हैं। केंद्र के जन औषधि केंद्र को बंद करके ये धन्वंतरी केंद्र चालू करते हैं। केंद्र के जो चावल आता है गरीबों को बांटने के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति का चावल आता है, ये तक ये खा जाते हैं। जल जीवन मिशन में 9,500 करोड़ रुपए इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। और एक गरीब के जिंदगी भर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना ये ले नहीं पाते हैं, जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो ये जो इतनी नाकामियां हैं, अब तो जनता स्वयं सड़कों पर आने लगी। आदित्य जी, आपने कुछ देर पहले स्वयं कहा था। तो धनंजय जी, जनता सड़क पर आ रही है, केंद्रीय योजनाओं का बुरा हाल है, लगातार कर्ज पे आप छत्तीसगढ़ की जनता को ढकेलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को धन्यवाद दूंगा, हालांकि इनका भी फिगर झूठा है। इनके प्रभारी कहते हैं कि 3 साल में 1.25 लाख करोड़ का
कर्जा ले गया, मतलब इसने स्वीकार किया कि इसे प्रभारी झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात है, खुद झूठ बोल रहे हैं। सदन में डॉक्टर रमन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनको बताया, सदन में उनकी जानकारी दी कि उसके सरकार में एक 40,000 करोड़ का कर्जा हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है, सुधारने का मौका दीजिएगा। सुन लीजिएगा, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ में चलते हैं। इन्होंने तो अपने प्रभारी के झूठ का पर्दाफाश किया ना, कि इनके प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की बात कर रहे थे, धनंजय झूठा हुआ। ये तो साबित कर रहे हैं इस बात को। आप झूठों का इतना बुलंदा कैसे ले आए? मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ने कहा था अरे मैं कुछ इसमें अतिरिक्त जोड़ नहीं रहा हूँ। 8,000 करोड़ का कर्जा पूर्ववर्ती सरकार का, दोनों मिला के 51,000 करोड़ का कर्जा, 40,000 करोड़ का कर्जा था। 51,000 करोड़ का कर्जा 3 साल के अंदर। आप समझ रहे हैं आप छत्तीसगढ़ को किस ओर ले जा रहे हैं? मैं आपको जवाब दूंगा। आपने कौन से वादे पूरे किए मुझे बताइए। बेरोजगारी भत्ता, युवा सड़कों पर खड़ा है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को आप उसके पैसे लेके आप अपने माफिया मित्रों को देना चाहते हैं। रेत की तो हालत ये है कि 6,000 का रेत आज 12,000 में पहुंच गया। चलिए जवाब ले लेते हैं अनुराग जी। से लेकर 300 रुपए तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ तो अपराध गढ़ में तब्दील हो गया है। छुरेबाजी, चाकूबाजी, हत्याएं एकदम आम होकर चली गई है। धनंजय जी, वो झूठ बोलिए जो अनुराग जी सुन लेते हैं। अनुराग जी सुन लेते हैं। मैंने कि 2 बातों का पोल आपके चैनल में खोल दिया, तिल मिला गए। पहला, जो हमने हमेशा आरोप लगाया कि रमन सिंह का चेहरा 15 साल में क्रूर रहा है, दागदार रहा है, किसानों की आत्महत्या में जाता है, कर्ज के जाता है, कमीशन खोरी के जाते हैं। इन्होंने स्वीकार किया इनको 2023 में स्वच्छ चेहरा चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा ना, भले 51,000 करोड़ का झूठा आंकड़ा बताए, लेकिन अपने प्रभारी के झूठ का पर्दाफाश किया कि 1.25 लाख करोड़ के जो झूठे आरोप पुरंदेश्वरी लगा रहे थे, क्योंकि इनके पुरंदेश्वरी जी को भी छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे किसी और आंकड़े की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अरे 30,000 करोड़ रुपए तो कर्जदार नरेंद्र मोदी की सरकार है राज्य का। हम तो 30,000 करोड़ के लिए हैं, बदले में राज्य के किसानों के खाते में 80,000 करोड़ ट्रांसफर किए। कभी आपने सोचा नहीं होगा। आपने बेरोजगारी भत्ता का नाम बोला, बेरोजगारी भत्ता का नाम पड़ा। हमने तो कभी बेरोजगारी भत्ते की बात ही नहीं की है। हमने रोजगार की बात की है, हमने किसानों कर्ज माफी की बात की है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी के झूठ की बात में राजनीति नहीं करते हैं। सारे झूठ आप खुद बोल रहे हैं, आप प्रमाणित कर रहे हैं कि आप नेता झूठ बोलते हैं। एक मिनट सवाल मैं विशाल जी से लेता हूं। विशाल जी, जो जनता है उसको शायद बहुत ज्यादा कोई मतलब रहता नहीं कि कर्ज लेकर उनके जेब में पैसे डालें, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जब जनता के जेब में आ रहा है, चाहे वो गोधन न्याय योजना के तहत हो, चाहे आप प्रति क्विंटल 2500 रुपए उसके पास 4 किश्तों में भले जाए, लेकिन रेगुलर इंटरवल में उसके जेब में पैसे आ रहे हैं, क्या ये काफी है? दूसरी चीज, केवल अगर ये बात हम की जाए कि वहां पर कर्जा लेकर आप लोगों के जेब में पैसे डाल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि आम जनता को ये सब चीजों से बहुत ज्यादा कोई मतलब रहता है। उसको ये लगता है उसके जेब में पैसे आ रहे हैं, इस महंगाई में भी अगर रेगुलर इंटरवल में भी पैसे जा रहे हैं तो उसकी जेब में कहीं ना कहीं उसके घर परिवार चलाने के लिए सरकार पैसा डाल रही है। ये निश्चित रूप से देखिए आदित्य जी, जनता को क्या सुविधाएं मिल रही है उसको उससे मतलब होता है। ये सुविधाएं कहाँ से जुटाई जा रही हैं, इससे उसको कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता, और एक उसको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकारों का काम है। वो जनता से वोट लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है उनको सुविधाएं देना, और वो सुविधाएं कैसे दे रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है। बैंक से लोन ले रहे हैं या किस तरह की सुविधाओं को कटौती करके वो पैसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर सरकार के लिए ये काम बहुत जरूरी है कि वो अपनी जनता को खुश रखे। जहाँ तक आपने कहा गोधन न्याय योजना और धान के मामले में, तो भाई किसानों से जो वादे किए हैं वो वादे तो हर सरकार को पूरे करने की कोशिश करना चाहिए। ये चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सरकार जब भी अपनी वोट के लिए उनके सामने जाती है तो कुछ वादों के साथ ही जाती है, तो निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए। अनुराग जी, मेरे एक सवाल था, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चाहते थे कि 2100 रुपए धान का आप प्रति क्विंटल पैसा दें और 2 साल का जो बोनस है वो किसानों की जेब में चला जाए। अगर वो जेब में पैसे चले जाते तो शायद इतनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। ये शायद आप ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन सच्चाई यही थी। अब चूंकि अब 2023 का चुनाव है, 2500 से हो सकता है 3000 कांग्रेस कर दे, 3000 प्रति क्विंटल दे दे, जो गोबर 2 रुपए का वो 5 रुपए कर दे। पैसे जनता की जेब में जा रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे जो पैसे जा रहे हैं, खासकर जो ग्रामीण जो है वो सरकार के प्रति झुकाव है कांग्रेस के प्रति, उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी कैसे निकालेगी? देखिए, जो माननीय भूपेश बघेल जी की फ्लैगशिप योजना थी नरवा गरवा घुरवा बारी, वो आज कहां पे है वो देख ले। इस नरवा गरवा घुरवा बारी में जितना भी गौठान बन रहे हैं वो केंद्र सरकार के पैसे से बन रहे हैं। भूपेश बघेल जी की एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के,
वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते थे कि आप छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर की जगह 15 अक्टूबर से धान खरीदी करिए। जब इनकी सरकार आई थी 1 दिसंबर से धान खरीदी करने लगे। क्यों भाई, 1.5 महीने बाद धान खरीदी क्यों कर रहे हैं? लगातार आगजनी के कारण, पानी के कारण इस समय आपने देखा है कितने धान नुकसान हुए। और ये लगातार जो कह रहे हैं ना धनंजय जी कि 80,000 करोड़ रुपए हमने दिया है, केंद्र सरकार ने इस समय 52 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 96 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की जो स्वीकृति दी है, ये पैसा ये जनता ये किसानों के उसमें डाल रहे हैं। गिरदावरी रिपोर्ट में किसान त्रस्त है। आत्महत्या का दर देख लीजिए, लगातार आप देखिए आत्महत्या के किसानों के दर बढ़ रहे हैं जी। अधोसंरचना मत में मुझे बताइए 3 साल में इन्होंने कहां एक ईंट रखी है? ये जिस लगातार ये आरोप लगाते हैं कि अटल एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार हुआ, 3 साल में तो ये एसआईटी बना बना के थक गए, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। 3 साल में उस अटल एक्सप्रेस की रिपेयरिंग तक नहीं कर पाए। और लगातार देखिए कितना बड़ा झूठ इनके तत्कालिक जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव जी 90 बार राहुल गांधी को सर बोलकर कहे थे कि हम युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़कर बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज ये साफ मुकर जाते हैं। ये क्यों मुकरते हैं मैं बताता हूं। वास्तव में इनके आपस की लड़ाई इस चरम स्तर पर पहुंच चुकी है कि शीर्ष से लेकर नीचे तक आ गया है। टीएस सिंहदेव को खारिज करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि इनके विधायक तो टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप तक लगा देते हैं और इनके एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष एक हत्या के मामले में इनके समर्थकों को लपेटते हैं। अद्भुत बात है भाई, लोकतंत्र में इस हद तक राजनीति का स्तर चला जाना ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। धनंजय जी देखिए, नेतृत्व परिवर्तन पे हम डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन शायद दूसरी दिशा में जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ यही है आपसे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी नेतृत्व कर रहे हैं, सेकंड लाइन आपकी विकास उपाध्याय, मोहन मरकाम, ये सब लोग कहीं ना कहीं तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जिन्होंने जनता ने जिनको खारिज कर दिया था, निश्चित तौर पर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, इनसे कोई नया चेहरा सामने आएगा, उस चेहरे के लिए आप कितना तैयार है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी हार 2018 में हुई थी। देखिए, पहले मैं अनुराग अग्रवाल की 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक अटल एक्सप्रेस वे, शायद इनकी जानकारी अधूरी है। अटल एक्सप्रेस वे में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था ना, उसको बनाने का हमारी सरकार कर रही है। अभी भी रिपेयरिंग में है ना। स्काई वॉक, आप घड़ी चौक पे चले जाएंगे तो रमन सरकार के भ्रष्टाचार के स्मारिका के बतौर पूरा राज्य को बता रही है कि ये देखिए ये रमन सरकार के भ्रष्टाचार है। दूसरी बात आपने कहा कि नेतृत्व की बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन जिस प्रकार से डी पुरंदेश्वरी जी रमन सिंह के चेहरे को नकारते हैं, भाजपा के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी यहाँ बैठ के स्वच्छ चेहरे की बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि 15 लाइन, तो भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो पहले बार डी पुरंदेश्वरी के मुंह से सुना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी नेता है। मुझे अच्छा लगा सुन के, नहीं तो अभी तक उनको कैडर बेस पार्टी बोल के कार्यकर्ताओं को जो गुमराह करने काम किया गया था। मैं तो उम्मीद करूंगा कि अनुराग अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, बात विचार को रखते हैं। अलग विषय कि हम दोनों की विचारधारा अलग अलग है, इनको नेतृत्व दे दिया जाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में थैली, सूटकेस और जो अडानी अंबानी चाहेंगे वो तय होता है। डी पुरंदेश्वरी की कोई वो नहीं है इसमें हस्तक्षेप। लेकिन ये भी तय है कि भाजपा कितनी झूठ बोलती है, अनुराग अग्रवाल जी के बयान से इस पर समझ में आ गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2023 का जो चुनाव होगा ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा, न ही कांग्रेस के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जितने नए चेहरों को उतारा गया वो सभी नए चेहरे निश्चित तौर पर जीते। वही परिवर्तन अगर 2023 में किया जाता है और नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो 2023 की राह न तो कांग्रेस के लिए आसान फिलहाल नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी अगर नए चेहरों पर दांव लगाती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल